नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। भारत और पाकिस्तान एक साथ जन्मे, लेकिन आज पाकिस्तान अपने कट्टरवाद की वजह से गर्त में जा चुका है। भारत विरोध में कंगाल हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान और कट्टरपंथी अब भी भारत की तबाही के सपने देखते हैं। पाकिस्तान में बैठकर भारत में पाकिस्तान बनाने के ख्वाब संजोते हैं। ऐसे में आपके और हमारे लिए जरूरी है कट्टरवाद भड़काने वालों की घंटी बजाना। आइए 8422840000 पर घंटी बजाइए और बताइए कि जहरीले कट्टरवादियों का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इस सपने को हवा मिली है हाल में हुई घटनाओं से। उदयपुर में कन्हैया लाल की बर्बरता से हत्या हुई। अमरावती में उमेश नाम के शख्स को बेरहमी से मार डाला गया। दोनों घटनाओं में भारत में बैठे कट्टरवादियों ने हमले को अंजाम दिया, जिसे जलाली अपनी जीत मान रहा है। ऐसा ही बवाल खड़ा हुआ मध्य प्रदेश की कटनी में, जहां चाका ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर वाजिद खान जीते तो जमकर नारे लगे। आरोप है कि इन्हीं नारों के बीच कुछ आवाजें पाकिस्तान जिंदाबाद की भी थी। वीडियो वायरल हुआ तो ग्रामीण गुस्से में आए और थाने पर प्रदर्शन हुआ। ग्रामीणों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे जमकर लगाए। इसके बाद उनके चुनने के बाद इनके पास सैकड़ों लड़के पता नहीं कहां से आए हैं और इन लोगों ने एक जुलूस निकाल करके हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हुए हैं, जो हमारे सहन के बाहर है, हमारे देश की जनता के सहन के बाहर है और इसको हम किसी भी तरह से बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। वीडियो में साफ दिया हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, वाजिद भाई जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये सब लिखा हुआ है, आया हुआ है। जो वीडियो हम पुलिस थाने में हम पेश कर चुके हैं। अब पुलिस मामले की जांच में लगी है। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें एक पक्ष द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के वीडियो सोशल मीडिया में डाला गया है, तो उनका आवेदन पत्र जांच में लिया गया है। जांच उपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों में सुकून ढूंढने वालों को खुद वाजिद खान ने बयान से तमाचा मारा है। वाजिद का दावा है उन्हें भारत के लोकतंत्र से सम्मान और पहचान मिली है और इसी पहचान से चिढ़कर उनके विरोधियों ने वीडियो से छेड़छाड़ की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मैं इस देश का नागरिक हूं और वफादार नागरिक हूं। इसी देश में पैदा हुआ है, इसी देश की मिट्टी में मुझे कल मर जाना है और मैं इस देश के लिए जिया और मरूंगा। अगर कोई मेरी देशभक्ति के ऊपर अगर संदेह कर रहा तो ये बिल्कुल गलत बात है। बाप दादा हमारे बुजुर्ग इसी देश में पैदा हुए, आज हम लोग कम से कम लोग कब से रह रहे हैं, तो हम लोग देश के गद्दार तो हो नहीं सकते। देश के विरोध में कैसे नारे लगा सकते हैं? ये सिर्फ जो अभी चुनाव हुए हैं ये विरोधियों की एक साजिश है। ऐसी ही कहानी उत्तर प्रदेश की बस्ती से सामने आई, जहां एक युवक जोश में होश खो बैठा। होश आया तब जब वो सलाखों के पीछे पहुंच गया। वाल्टरगंज थाने की पुलिस ने वीडियो वायरल होते ही एक्शन लिया और शमशेर नाम के शख्स को दबोच लिया। थाना क्षेत्र वाल्टरगंज में चौकी गणेशपुर में एक व्यक्ति द्वारा कुछ भारत विरोधी नारे होने के संज्ञान आया है। इसमें ट्विटर पर भी कुछ वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और व्यक्ति की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। पाकिस्तान ये भूल गया है कि 1947 से लेकर अब तक उसकी हर एक साजिश नाकामयाब हुई है। कभी युद्ध में लड़कर हारा है तो कभी आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान की थू-थू हुई है। इसके बावजूद पाकिस्तान और उसके कट्टरपंथी बाज नहीं आते, धर्म के नाम पर साजिश रचते रहते हैं। आंख खोलकर देख ले पाकिस्तान, उसकी हरकतों का चौतरफा जवाब दिया जा रहा है। भारत में पाकिस्तान बनाने के सपने पर हर तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हैं जम्मू के रियासी जिले की। यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियान में लोग भी साथ देने सामने आए। ग्रामीणों ने भारी हथियारों से लैस लश्कर तैयबा के 2 आतंकवादियों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसमें एक मोस्ट वांटेड कमांडर भी है। पुलिस ने ग्रामीणों के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। आतंक फैलाने के तमाम मंसूबों को धता बताकर हो रही है ये आरती, जो बता रही है पाकिस्तान की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़कर अमरनाथ यात्रा पर निकले हिंदू भाइयों का स्वागत किया, जो पाकिस्तान की साजिशों पर पानी फेरता है।
कुछ दिन पहले बांदीपोरा में आतंकियों के ठिकानों पर सुरक्षा बलों ने ड्रोन से प्रहार किया था, जो बता रहा है भारतीय सुरक्षा बल भी चाक चौबंद हैं और पूरी मुस्तैदी से देश के दुश्मनों के खिलाफ डटे हुए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने में भारतीय मुस्लिम भी पीछे नहीं है। आजादी के 75 साल का जश्न हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो भारत में जितने 20 करोड़ मुसलमान हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके दादा और परदादा ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था और भारत को अपना वतन अजीज माना था। भारत हमारा वतन अजीज है। ईश निंदा के आरोप में पाकिस्तान में 55 लोगों को जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान में ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों की टारगेट किलिंग की गई। अहमदिया मुस्लिमों को भी लगातार निशाना बनाया गया। शिया समुदाय के लोगों की भी हत्या हुई। इसी कट्टरवाद के चलते पाकिस्तान कंगालिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान नकदी संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान का व्यापार घाटा 48.66 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। एक साल पहले ये घाटा 30.96 अरब डॉलर था। पिछले साल की तुलना में व्यापार घाटा 57% बढ़ गया है। ये भी तब जब 800 चीजों के आयात पर पाकिस्तान बैन लगा चुका है। व्यापार घाटा तब होता है जब कोई देश निर्यात कम करता है और आयात ज्यादा करता है। इसी का नतीजा है पाकिस्तान का रुपया गिरकर 212 रुपए प्रति डॉलर हो गया है। पाकिस्तान का रुपया एशिया की सबसे खराब करेंसी बन गया है। पेट्रोल के दाम बढ़कर 233 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल प्रति लीटर 263 रुपए का बिक रहा है। उदयपुर में कन्हैयालाल मर्डर केस की जांच में सामने आया कि 2014 में मोहम्मद गौस 30 लोगों के साथ पाकिस्तान गया था। गौस 40 दिन तक पाकिस्तान में रहा, जहां उसकी ट्रेनिंग हुई। गौस ने रियाज अत्तारी को हत्या के लिए ट्रेन किया। अब पुलिस उन बाकी लोगों की तलाश कर रही है जो गौस के साथ पाकिस्तान गए थे। पुलिस को रियाज और गौस मोहम्मद के मोबाइल से पाकिस्तानी मौलानाओं के भड़काऊ भाषण मिले हैं। चुनाव के वक्त नेता सबसे चुस्त रहते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद वो सुस्ती नेताओं के साथ अधिकारियों में भी आ जाती है। अगर ऐसा ना होता तो बेजुबानों के लिए बनाई गई एम्बुलेंस के पहिए सरकारी फाइलों में अटक न जाते, जनता के पैसे का कबाड़ ना हो रहा होता। अभिनव एम्बुलेंस सेवा फिर से दौड़े, पशुओं को उचित इलाज मिले, इसीलिए संवाददाता संजय त्रिपाठी ने ली है सिस्टम की खबर। अब आपकी बारी है 8422-840000 पर सुस्त सिस्टम की घंटी बजाने की। जनता के नाम पर शुरू की जाने वाली सरकारी योजनाओं की चाल कितनी सुस्त होती है, उसका सबूत हैं ये तस्वीरें। इस जगह पर जहां तक आपकी नजर जाएगी एम्बुलेंस ही एम्बुलेंस नजर आएंगी, मगर इस धोखे में मत आइएगा कि ये खराब हो चुकी एम्बुलेंस हैं जिन्हें यहां डंप किया गया हो। ये बिल्कुल नई खरीदी हुई एम्बुलेंस हैं, लेकिन महीनों से ऐसे ही खड़ी हैं, क्योंकि इन्हें जहां होना चाहिए वहां तक पहुंचाने का सरकारी आदेश अभी अफसरों के दस्तखत का इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में किसी व्यक्ति को जिस तरह से चिकित्सा की सुविधाएं मिलती है, बीमारी में एम्बुलेंस खड़ी होती है, कुछ उसी तरह के इंतजाम योगी सरकार ने पशुओं के लिए किया था। व्यवस्था ये की गई थी कि यहाँ पशु एम्बुलेंस चलाई जाएगी और उसके मद्देनज़र बड़ी संख्या में पशु एम्बुलेंस की खरीद भी की गई है। मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ चारों तरफ जो एम्बुलेंस खड़ी करी गई हैं, ये सारी की सारी मोबाइल वेटरनिटी यूनिट है। पशुपालन विभाग ने इसको शुरू किया था और इसका टोल फ्री नंबर, जैसे इमरजेंसी हेल्पलाइन होती है 102 108, उसी तरह इसका टोल फ्री नंबर 1962 जारी किया गया था और इस सुविधा को जल्द से जल्द शुरू किया जाना था। इस योजना की शुरुआत यूपी चुनाव के ठीक पहले नवंबर में हुई थी। गांवों में पशुपालकों को अपने मवेशियों के इलाज में जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसे दूर करने के लिए योगी सरकार ने इस अभिनव एम्बुलेंस नाम से इस योजना का ऐलान पिछले साल नवंबर में किया था। उसी ऐलान के तहत ये सारी एम्बुलेंस खरीदी गईं। जनवरी में इसको शुरू होना था और उस वक्त प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन अब योगी सरकार 2.0 का कार्यकाल 100 दिन का होने वाला है। बावजूद इसके अभी भी ये एम्बुलेंस जो यार्ड में खड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं चारों तरफ। मैं अपने कैमरामैन फैसल से दिखाऊंगा कि दिखाएं, सैकड़ों की संख्या में वो एम्बुलेंस खड़ी हैं जिनको चलाया जाना था पशुओं की बीमारी को दूर करने के लिए। पहले चरण में प्रदेश के 25 जिलों में इस एम्बुलेंस को भेजा जाना था।
इसके जरिए 10,000 लोगों को नौकरी मिलनी थी। कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो गई, लेकिन 6 महीने बाद भी एम्बुलेंस इस यार्ड से बाहर नहीं निकल पाई। तो एक तरफ जनता के पैसे से खरीदी गई ये एम्बुलेंस धूल खा रही हैं और दूसरी तरफ बरसात का मौसम शुरू होने के साथ पशुपालकों की चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि इस मौसम में जानवरों में बीमारियां फैलती हैं, जिसके इलाज के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पानी वाली बरसता है तो हाँ, तो मुंह पका, वो पेट वेट में से दाना वाना निकल आते हैं, यही सब बीमारी होती है, वो बुखार उखार। हाँ, अरे खून उकड़ जा साहब, जैसे ज़्यादा कचड़ा हो जा, जैसे पाती वाती जा खराब खाना, जैसे चारा डाल दिया तो बीमार हो जाए, कहूँ किलनी ज़्यादा लाग गई तो जैसे कहूँ ज़्यादा वो फोड़ा वोड़ा निकल आवत। हाँ, जैसे ये सारी बीमारी को ठीक कराने के लिए हाँ सर, किसको बुलाते हो आप? अब डॉक्टर जैसे आवा तो यहीं बाजार तो नहीं ले जाते हैं सर, जैसे डॉक्टर आया तो वो लेता 500-600 रुपये। अच्छा। हाँ, और वो दवाई देता तो ठीक हो जाती है? हाँ, दवाई देता ठीक है। सरकारी डॉक्टर नहीं आता? सरकारी कहाँ आता है, सरकारी यहाँ आता है नहीं, दिखाया नहीं आवत। इसके लिए डॉक्टर का नंबर होता है तो उसके प्राइवेट बुलाते हैं, उसके लिए तो डॉक्टर आते हैं, वो तब देखते हैं उसके लिए। तो इलाज मिल पाता है इनको? इलाज मिलता है, बस ऐसे ही बहुत कम, ना के बराबर, ज़्यादा इलाज का और कहाँ मिल पाता है। रात बिरात अगर पशु की तबीयत खराब हो जाती है नहीं तो आएंगे दिन ही में, टाइम बाई टाइम कोई डॉक्टर नहीं आता। पशुपालकों की इन सारी समस्याओं का समाधान इस एम्बुलेंस में मौजूद है। इस एम्बुलेंस को चलाने के पीछे मकसद ये था कि जो भी पशुपालक अपने बीमार पशु के लिए 1962 नंबर डायल करेगा, वहाँ पर ये एम्बुलेंस पहुँचेगी और इस एम्बुलेंस के भीतर पूरा स्टाफ मौजूद रहेगा। एक डॉक्टर रहेगा, एक फार्मासिस्ट रहेगा, इसके अलावा एक ड्राइवर रहेगा और एक 4th क्लास एम्प्लॉई भी इसमें बिठाया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पूरे संसाधन भीतर लगाए गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इंतज़ाम किए गए हैं भीतर, उसमें यहाँ पर ये बॉक्सेस हैं, डस्टबिन है यहाँ लगाई गई है, ये और दूसरे जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं जब किसी बीमार पशु का इलाज किया जाए तो उसके लिए देखिए स्ट्रेचर भी लगाई गई है। स्ट्रेचर है, ये खुल जाती है और नीचे ऐसे आ जाएगी। अगर ट्रीटमेंट संभव है एम्बुलेंस के भीतर तो उसका ट्रीटमेंट यहाँ कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पूरे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन इन सारे संसाधनों से लैस ये एम्बुलेंस फिलहाल धूल खा रही हैं। इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए हमने प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह से बात की। सुनिए उनकी सफाई। अब विकेंद्रीकृत व्यवस्था कमिश्नरी स्तर पर उसका ढांचा तैयार करना, उसमें कर्मचारी तैयार करना, उस पर सिस्टम डेवलप करना और रेंज टू रेंज किस रेंज पर जब डायल करेगा पशुपालक तो मतलब कितने रेंज के द्वारा पे, ये सारा टेक्निकल प्रॉब्लम भी हल करके करीब 1-1.5-2 महीना लग जाएगा। योगी सरकार 100 दिन के कामकाज का ब्यौरा पेश करने वाली है। मुख्यमंत्री खुद हर विभाग के अब तक के काम की समीक्षा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या इस समीक्षा में पशुपालन विभाग की इस लापरवाही का भी हिसाब किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ घंटी बचाओ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।